हेलो एवरीवन, हाय, दिस इज मिताली। वेलकम टू evidyarthi.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस के साथ। नाउ वी आर ऑन दी पेज नंबर 134। अभी हम चैप्टर के बीच के जितने भी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज इट सेज? स्टेट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यहाँ पर हमें सबसे हमारा जो बेसिक लॉ है जिसपे हमारे यूनिवर्स की पूरी ग्रेविटेशन बेस्ड है, वही लॉ को मेंशन करना है, ठीक है। सो क्या है? इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो यानी कि हमने अपने चैप्टर जैसे स्टार्ट किया था, सबसे पहले हमने यही रिलेशन पढ़ा था कि ग्रेविटेशन या फिर हमारी जो फोर्स होती है जिसकी वजह से हमें पुल किया जाता है, बेसिकली अगर हम अर्थ को ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो दो बॉल्स हो, कोई भी दो स्टोन्स हो, कोई भी दो पर्सन्स हो, हर एक के बीच में एक फोर्स जरूर रहती है, दैट इज नोन एज द ग्रेविटेशन फोर्स। और वो फोर्स क्या करती है, क्या उसका रिलेशन है, दैट प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस। तो यानी कि हमारे जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मासेस का प्रोडक्ट अगर हम कर देते हैं तो वो उसकी क्या हो जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। यानी कि वो फोर्स क्या है, डिपेंडेंट है ऑन दी मासेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट्स। प्लस वो किस पे डिपेंडेंट है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पर आपको ऐसे शो करूं कि मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैं ए ले लेती हूँ, एक बी, ठीक है। तो अगर हम इसका सेंटर ये मार्क कर देते हैं और इसी तरीके से इसका सेंटर यहाँ मार्क कर देते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है, इसको हमने किससे शो किया है, डी से, ठीक है। तो वहां पर हम क्या शो करते हैं, हमारे रिलेशन में हमें क्या बताया गया है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, प्लस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। तो अगेन आप इस स्टेटमेंट को देने के साथ साथ आप इसके रिलेशन को भी यहाँ पर शो कर सकते हो। इससे टीचर को भी ज्यादा क्लैरिटी आती है कि हमारा जो स्टूडेंट है उसे पूरे अच्छे तरीके से पता है कि जो वो लिख रहा है उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो बेसिकली एक अच्छा एक्सप्लेनेशन देने का तरीका, एक आंसर का अच्छा प्रेजेंटेशन कहलाया जाता है कि व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग तो आपको पता है कि आपने किस रिलेशन के बारे में बात की है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ये डेफिनेशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं या फिर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, ये आपके हमेशा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस 1 या 2 मार्कर्स वाले क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है। तो आप अपने डेफिनेशन के साथ साथ इसका एक छोटा सा रिलेशन भी देके आ सकते हो और यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो कि m1 और m2 क्या है, आर दी मासेस ऑफ दी ऑब्जेक्ट एट दी डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, बिटवीन दी सेंटर्स। सो दिस इज दी आर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है। सो राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर बिल्कुल उसी के आगे का कंटिन्यूएशन क्वेश्चन दे दिया। सबसे पहले आपने अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को मेंशन किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि अब हमें उसका मैग्नीट्यूड जानने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो मेंशन करना है, ठीक है। सो बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या रिलेशन मिला था, एक बार हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस चीज को हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया है, वेरिएबल्स को क्या क्या उनको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो लेट द मास ऑफ द अर्थ बी कैपिटल एम। तो यहाँ पर हमने अर्थ का जो मास ले लिया दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम एंड द ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस, और जो भी ऑब्जेक्ट उसके सरफेस पे है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्मॉल एम, ठीक है। नाउ लेट आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पर आपको जो सबसे पहले पॉइंट आउट करने वाली बात आएगी, ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया है कि भाई हमने सिर्फ रेडियस ऑफ द अर्थ का डिस्टेंस लिया है, यानी कि अर्थ के सेंटर से एक डिस्टेंस ले रहे हैं। व्हाई नॉट वी आर टेकिंग द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट टू दी अर्थ सरफेस। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का जो, एक बार हम इसके पिक्चर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। सपोज ये मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये हमारे अर्थ का सरफेस। सो हेयर वुड समवेयर द सेंटर ऑफ द अर्थ लाइज, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो डिस्टेंस ले रहे हैं वो रेडियस ऑफ द अर्थ में मेंशन कर रहे हैं, नॉट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। तो ऐसा क्यों है, ये हमने अपने चैप्टर में भी डिस्कस किया है
क्योंकि बेसिकली ये वाला जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ के सरफेस से जो डिस्टेंस है वो काफी छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस अर्थ के सरफेस का उसके सेंटर से, ठीक है। इस वजह से हम उसे यहाँ पर क्या करते हैं, नहीं लेते, ठीक है। सो यहाँ पर वी हैव टेकन दैट आर बी द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड दैट इज ओनली रिक्वायर्ड एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बाय एफ। तो यहाँ पर जो मैं ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर रही हूँ या फिर निकालने वाले हैं उसको हमने कैपिटल एफ से मेंशन किया है, ठीक है। सो बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, एफ इज इक्वल्स टू जी m into m, कैपिटल M यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ द अर्थ का स्क्वायर यानी कि डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, ठीक है। नाउ व्हाट इज g here, g is the gravitational constant. So this is the relation what we have find out by the universal law of gravitation, ठीक है। तो आपको समझ आया किस तरीके से हमें मेंशन करने के लिए भी आ सकता है, प्लस हमसे फॉर्मूला डिराइव भी किया जा सकता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने फोर्स का रिलेशन निकाला था बिल्कुल उसी को अगर हम 2 स्टेप आगे कंटिन्यू करते हैं देन वी विल गेट दिस रिलेशन, ठीक है। सो बेसिकली आप ये मान के चलो कि ये जो आपके दोनों क्वेश्चन है ये एक ही पार्ट में भी आपको आ सकते हैं। अगर एक पार्ट में आपको आते हैं तो इसकी मार्किंग स्कीम थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी, 3 या 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए आ सकता है, डेफिनेशन आपको याद करने के लिए आ सकती है, बेसिकली 1 और 2 मार्किंग में आपको कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को प्रिपेयर करके चलना है, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए हो। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इंटेक्स क्वेश्चन के साथ। Up till then, keep watching, keep learning and stay tuned with us. Bye-bye.